जैसे मैंने वेबसाइट खोल ली है, जैसे आपने HTML को चीज़ों को देखा था कि भाई ये टाइटल लगाना सीखा था, ये फेविकॉन लगाना सीखा था, फिर हमने कहा भाई हेडिंग स्टाइल्स को देखा, ये जैसे ये हेडिंग स्टाइल है, ये हेडिंग स्टाइल है। फिर हमने पैराग्राफ देखा, तो ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर जब हमने टेक्स्ट को नुमायां करना था, हाईलाइट करना था, तो फिर क्या देखा हमने? बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के टैग को देखा। ठीक है, ये भी SEO के टैग्स हैं। हेडिंग स्टाइल SEO का टैग है, बोल्ड SEO का टैग है, स्ट्रॉन्ग SEO का टैग है। हम सिर्फ वो टैग देख रहे हैं जो SEO के टैग्स हैं। यानी आपने जब भी किसी वेबसाइट को एडिट करना होगा, यानी उसकी SEO करनी होगी, ऑन साइट SEO, और इसे हम बोलते हैं ऑन साइट SEO। क्यों कहते हैं इसे ऑन साइट SEO? इसलिए कि भाई वेबसाइट पे जाकर चेंजेस करते हो ना, वेबसाइट लेवल पर चेंजेस कर रहे हो, तो वेबसाइट में एडिटिंग करके तब्दीलियां कर रहे हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑन साइट SEO। अच्छा, अब हम और देखते हैं, इस वेबसाइट को देखते हैं कि इसके हवाले से हमें क्या चीज़ें, ऐसी कौन सी और चीज़ है जिसकी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगला टैग जो हमें समझना है वो इमेज का टैग है। ठीक है, आगे अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई ये इमेजेस कैसे इस पे लगे होंगे। मतलब आप टाइटल को चेंज करना होगा, हमें समझ में आ गया टाइटल कहाँ से मिलेगा। हमें फेविकॉन को चेंज करना है, हमें पता लग गया फेविकॉन कहाँ पर है। हमने अगर पैराग्राफ में लिखे हुए टेक्स्ट में देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कोई बोल्ड हुआ, कोई स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, वो भी हमें समझ में आ गया ना, कि हम पैराग्राफ्स को फाइंड कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर हमने कहा ये देखना है कि हेडिंग स्टाइल्स लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं, और प्रॉपर अपने सीक्वेंस के साथ लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं, ये भी हमें पता लग गया प्रीवियस क्लास में कि भाई हेडिंग स्टाइल 6 होनी चाहिए, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ को। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप देखेंगे इसके बाद वेबसाइट बहुत ही कम बच जाएगी, जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ऐसे ही है ना, यानी इमेजेस ही है ना पीछे रह गए हैं, जो बार बार तस्वीरें ही हमें नजर आ रही हैं वेबसाइट के ऊपर। अब हम जरा देखते हैं कि इमेज का टैग क्या होता है और इसकी SEO में क्या इंपॉर्टेंस है, और आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसमें क्या चेंजेस करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इमेज के टैग को समझना है। तो पीछे आ जाते हैं, प्रैक्टिस का फोल्डर था ना आपका, काम करते हैं जरा पहले। ये जो मैंने वेबसाइट खोली हुई है, जो मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, ये उसकी कोडिंग है। मैं क्या जो एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ ये उसी की कोडिंग है। तो इसमें ज़रा चेक करते हैं कि IMG का टैग कहाँ पर है और कैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें। पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैंने कहा कंट्रोल F, ये भी ज़रा समझ लें कि पूरे टैग में हम फाइंड कैसे कर रहे हैं। मैंने कंट्रोल F किया, कौन सी विंडो खुल गई? फाइंड की विंडो खुल गई। ऐसे ही है ना, मैंने कंट्रोल F किया तो फाइंड की विंडो खुल गई है। अब मैं किसको फाइंड करना चाह रहा हूँ? आज कोई न्यू स्टूडेंट्स बैठे हैं इस क्लास में, जो फर्स्ट डे है आज इनका? ऐसा तो कोई नहीं है, आप भी हो और आप भी हो। ओके, जो न्यू स्टूडेंट इस क्लास में आ रहे हैं, वैसे मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो, क्योंकि इस क्लास में कुछ लेसन हमारे ज़्यादा हुए हैं, और जो इसके बाद वाली क्लास है, यानी जो 6:30 पे क्लास है, अगर आप उसमें बैठोगे आकर तो आप ज़रा कंफर्टेबल होगे, इसलिए कि उसका सिर्फ एक ही इंट्रो लेक्चर हुआ हमारा प्रीवियस। इसमें ज़रा लेसन ज़्यादा हुए हैं तो आपको बैकअप ज़्यादा करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो ज़रा मुनासिब ये है कि जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, उसकी वजह ये है कि ये वाला जो मॉड्यूल है ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है आपका। ठीक है, सो ये अगर मिस हो गया, कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया, तो आपका एक महीने से ज़्यादा आपने इसको पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट वीक रह गया तो SEO तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अब इस क्लास में ना आए। मैं ऑफिस वालों को भी मना करूँगा कि इसमें ना भेजें, कि जब तक हमारा SEO का मॉड्यूल चल रहा है, जब SEO का मॉड्यूल ख़त्म हो फिर इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं। अनटिल कि अगर किसी को HTML पहले से आती हो वो तो चल जाएगा, लेकिन जिसको HTML नहीं पता पहले से, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, फिर वो परेशान होगा, उसे मुश्किल भी लगेगा। मैंने लिखा IMG, तब आपको पता लग गया इमेजेस का टैग कौन सा है। IMG के नाम से ये टैग होता है, इसको फाइंड करें जी। जरा देखते हैं कि उसे क्या मिला है। मिल गया एक IMG का टैग, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये देखें IMG के टैग्स लगे हुए हैं इसमें। यही टैग अब हम समझने जा रहे हैं। अब अगर आप देखो तो हमने इसमें समझना क्या है, फिर मैं इसको वहां पे यूज करूंगा। टैग जहां से शुरू होता है वो टैग का नाम होता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था ना कि भाई फेविकॉन कैसे लगाना है, तो आपने कहा कि लिंक से लगाना है। इसी तरह मैं कहूंगा इमेज कैसे लगाना है, तो आप बोलोगे IMG के टैग से लगाना है। ठीक है, सो IMG का टैग है इमेजेस लगाने के लिए। अच्छा, हमें क्या समझना है इसमें, इसके 2-3 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जल्दी से बताइएगा, एट्रीब्यूट्स। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा टैग होते हैं। हाँ जी, उसके अंदर जो ऑप्शंस होती हैं, एक टैग तो एक ही होगा,
मतलब IMG का एक ही टैग है, लिंक का टैग है तो लिंक का ही टैग है, टाइटल का टैग है तो टाइटल ही है, टाइटल के अंदर और टैग नहीं है, टाइटल के अंदर और ऑप्शंस हो सकती हैं, IMG के अंदर और ऑप्शंस हो सकती हैं। किसी भी टैग के अंदर, ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। हम ये कह रहे हैं कि IMG के कौन से एट्रीब्यूट हैं जो हमें समझ में आने चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। IMG का एट्रीब्यूट कौन सा जी आपको आना चाहिए? नंबर 1 SRC। SRC स्टैंड फॉर सोर्स, मतलब भाई IMG का मतलब क्या है? तस्वीर लगानी है। तो SRC का मतलब क्या है? भाई बताओ तो सी, कौन सी तस्वीर लगानी है? रेफरेंस देंगे ना यहाँ पर कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है हमारी, जैसे हमने फेविकॉन में भी रेफरेंस दिया था, वहां पर href लिख के रेफरेंस दिया था, यहाँ पर SRC लिख के रेफरेंस दे रहे हैं भाई तस्वीर कहाँ पड़ी हुई है, इसके मुताबिक क्या कह रहा है, कहाँ पड़ी है तस्वीर, तस्वीर का नाम क्या है? शाबाश, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है, हाँ ऐसे नहीं, तस्वीर का लिखा हुआ है, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है, मैं छुपा के नहीं पूछ रहा, स्क्रीन पर जो चीजें नजर आ रही हैं वो पूछ रहा हूँ। तस्वीर का नाम क्या है? लोगो डैश IMG। उसका फॉर्मेट क्या है? PNG। और किस फोल्डर में है? तो ये चीजें हमने किस में बताई हैं? ये चीजें हम लोगों ने SRC के अंदर बताई हैं। यानी आपने जब भी इमेज लगाना होगा तो SRC की एट्रीब्यूट लगाकर उसके अंदर इमेज का सोर्स भी बताओगे कि कहाँ है, इमेज का नाम भी बताओगे एग्जैक्टली, और उसका फॉर्मेट, इमेज का फॉर्मेट क्या हो सकता है? इमेज का फॉर्मेट हो सकता है भाई PNG, इमेज का फॉर्मेट हो सकता है JPG, GIF, TIFF, इसके अलावा एक और भी हो सकता है जिसको भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, WebP। तो ये क्या है? फॉर्मेट्स है, तस्वीरों के फॉर्मेट्स हैं। पूरा नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नाम किसी भी फाइल का कब मुकम्मल होता है? किसी भी फाइल का नाम तब मुकम्मल होगा जब आप उसका नाम भी लिखोगे और उसकी एक्सटेंशन भी। सिर्फ नाम लिखने से नाम मुकम्मल नहीं होगा, नाम यानी कि नेम विद एक्सटेंशन, दोनों चीजें हमें लिखनी है। अच्छा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि IMG का कौन सा एट्रीब्यूट हमने देख रहे हैं? नंबर 1 SRC, नंबर 2 ALT। ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। और मेरा ख्याल इसका मतलब तो आपको समझ ही आ रही होगी कि अल्टरनेट का मतलब क्या है भाई, कि भाई इसका अल्टरनेट क्या चीज है। अच्छा, अब यहां से तो यही पता लगता है कि इसका अल्टरनेट क्या है। इसका एक मतलब तो यह है कि हम तस्वीर लगा रहे हैं, अगर किसी वजह से तस्वीर ना आए नजर, भाई तस्वीर लोड नहीं होगी, कब नहीं लोड होगी? जब एरर आ जाएगा उसमें। कब नहीं लोड होगी? जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी। ऐसे होता है ना, तो हम कहते हैं जब तस्वीर ना हो तो उसका अल्टरनेट आ जाए। ये तो यूजर्स के लिए, मगर SEO के लिए क्या है इसमें, मतलब हमारे लिए क्या है? हम वेब डेवलप तो नहीं कर रहे ना, मतलब ये यूज हमारे काम का तो नहीं है ये वाला यूज कि भाई तस्वीर ना नजर आए तो ये नजर आए, मतलब ये SEO का पर्पस तो नहीं है किसी भी तरीके से। हमारा इसका क्या काम है? हमारा इसका ये काम है कि गूगल के जो क्राउलर्स हैं या कोई से भी क्राउलर्स हैं, जब उन्होंने वेबसाइट्स को क्राउल करना होता है, जब उन्होंने वेबसाइट को इंडेक्स करना होता है, उन्हें तस्वीर की जरूरत नहीं है। तो कोई भी वेबसाइट रैंक कैसे हो रही है, ये इंफॉर्मेशन है जो क्राउलर पढ़ रहा है सारी। ये जो सोर्स आपको दिखाया ना मैंने, किसी भी क्राउलर ने इस सोर्स को पढ़ के आपकी वेबसाइट को रैंक करना है। उसने आपकी तस्वीर को देख के रैंक नहीं करना, उसने आपकी इमेज के ग्राफिक्स को देख के रैंक नहीं करना, उसने यहाँ पर कोड पढ़ के रैंक करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम आर्ट में मैसेज दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? क्राउलर को दे रहे हैं कि भाई हमारी तस्वीर को रैंक करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या होना चाहिए? कीवर्ड। हम जब इमेज की बात करेंगे तो हम इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट्स में अपने कीवर्ड्स लेकर आएंगे, ताकि जब, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं कह रहा हूं ना इमेज को रैंक करो, मैंने इमेज रैंक करवाया, किसी ने इमेज को सर्च किया, ऐसे ही है। कैसे सर्च किया? कीवर्ड से। तो कीवर्ड मेरा कहां पे लिखा हुआ है? आर्ट में। तो इमेज नजर आएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना नजर इमेज। लेकिन अगर मैंने कीवर्ड यूज ही नहीं किया, मैंने कीवर्ड ही नहीं यूज किया और इमेज बड़े ग्राफिक्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं, तो रैंक होऊंगा मैं? कभी भी नहीं होऊंगा। गूगल क्राउलर या कोई भी क्राउलर आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या देखता है? आपकी वेबसाइट के ग्राफिक्स नहीं देखता, आपकी वेबसाइट का सोर्स कोड देखता है कि क्या आपने वो सोर्स कोड में वो इंफॉर्मेशन लिखी है जो क्राउलर को चाहिए। यानी एक ये वाला टैग हो गया, एक टैग और भी होगा, वो ये वाला होगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ। क्या जी है? इससे पहले जरा ये देखें कि आर्ट एट्रीब्यूट में भी देखें कीवर्ड नहीं है, नहीं है ना, यहां पर कीवर्ड होना चाहिए। अब जब मेरे पास वेबसाइट आएगी और यहां पर लिखा होगा लोगो IMG, तो मैं इसको रिमूव करूंगा। पहले मैं उनके कीवर्ड आइडेंटिफाई करूंगा, फिर मैं उनकी इस तस्वीर को देखूंगा।
कि इस तस्वीर की मुनासबत से कौन से वाला कीवर्ड यहां पर एडजस्ट करना है मुझे, और वो वाला कीवर्ड मैं यहां पर टाइप करूंगा। इस तरह जब बहुत सारे इमेजेस के ऊपर मैं कीवर्ड टाइप करूंगा तो जब मैं गूगल में जाकर सर्चिंग करूंगा तो वही इमेज ऊपर नजर आएंगे रैंक होने की वजह से, यानी कि ये इमेजेस की रैंकिंग है। इसकी लेंथ कितनी बड़ी हो सकती है या इसकी लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए? आल्ट एट्रीब्यूट में आप 120 कैरेक्टर्स लिख सकते हो। आल्ट एट्रीब्यूट में हम 120 कैरेक्टर्स तक मैसेज दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 कैरेक्टर्स में अपना कीवर्ड बता सकते हैं, यही मतलब हुआ ना इसका, कि 120 कैरेक्टर्स में हम अपना कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं। अब एक मेरे पास वेबसाइट आई है, उसके अंदर 50 इमेजेस हैं। अब जब मैं उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर दूंगा, यानी उसके आल्ट ऑप्टिमाइज कर दूंगा, तो उसके रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ गए ना रैंक होने के चांसेस। तो यही इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर है, एक फैक्टर। अभी मैं इसको पढ़ाने के बाद सारे फैक्टर डिस्कस करता हूँ। आल्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 120 कैरेक्टर्स में हम आल्ट एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला एट्रीब्यूट कौन सा आ गया? टाइटल। टाइटल का क्या मतलब है कि भाई इमेज का टाइटल क्या होगा? टाइटल होगा क्या? मैं तस्वीर पे माउस रखता हूं, जैसे मैं इस बटन पे माउस रख रहा हूं, तो क्या हुआ? कुछ लिखा हुआ नजर आया नीचे, रिस्टोर का लिखा हुआ आ गया ना मैसेज। इसी तरह जब आप तस्वीर के ऊपर माउस रखेंगे तो उसके ऊपर भी मैसेज आएगा। जब हम तस्वीर के ऊपर माउस रखें तो उसके ऊपर मैसेज आ जाए, कौन से एट्रीब्यूट की वजह से आ रहा है? टाइटल की वजह से आ रहा है। कौन से एट्रीब्यूट की वजह से आ रहा है? टाइटल। और इस टाइटल में मैसेज क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? कीवर्ड। जो कीवर्ड हमने अभी आर्ट में यूज किया, वही वाला कीवर्ड मैं कहां पे यूज करूंगा? टाइटल में। भाई ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी हैं। यानी मैंने जब किसी इमेज की ऑप्टिमाइजेशन करता हूं तो टैग के अंदर मुझे ये चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करनी है? उसका आर्ट एट्रीब्यूट सेट करना है और उसका टाइटल सेट करना है, नंबर 1। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है ये क्या है? नाम। इमेज का नाम कैसा होना चाहिए? अब ये भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आप इमेज का टैग भी पढ़ रहे हो, साथ साथ इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी देख रहे हो। यानी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन में से एक फैक्टर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। तस्वीर रैंक होगी तो वेबसाइट रैंक हुई कि नहीं हुई? भाई तस्वीर रैंक होगी तो वेबसाइट रैंक होगी ना एक्चुअली। तो अब अगला फैक्टर क्या है हमारे पास? नाम। आपकी फाइल का नाम कैसा होना चाहिए? एसईओ फ्रेंडली। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर मेरा कीवर्ड फॉर एग्जांपल बन रहा है, सपोज मैं कहता हूं जी मेरा बन रहा था, आर्ट एट्रीब्यूट था एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरा ये कीवर्ड था। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा भाई मेरा टाइटल क्या होगा फिर? एसईओ एक्सपर्ट। ओके। अच्छा, अब मुझे अपनी फाइल का नाम क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। भाई इस फाइल का नाम यहां चेंज करने से सब कुछ तो नहीं होगा ना। फाइल सेव भी तो ही है कहीं पर, मुझे वहां जाकर भी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या नाम होना चाहिए एक्चुअली इसका? क्या होना चाहिए? एसईओ एक्सपर्ट। अगर लंबा नाम हो तो हम क्या करते हैं? स्पेस यूज करते हैं। भाई लंबा लेंथी नेम हो तो क्या करेंगे हम? आपको पता है, आपको बड़ा नाम लिख रही होते हो फाइल नेम में तो स्पेस बार आ जाता है। याद रखेंगे स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है, बिल्कुल यूज नहीं करना। तो आपने अगर स्पेस ही यूज करनी होगी तो आप ये यूज करोगे। फिर अभी यहां पर मैं सोर्स दे रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं seo-expert.png एक फाइल है जो डिस्क पर पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? इमेजेस में पड़ी हुई है। ऐसी है? हालांकि है तो नहीं ऐसे। भाई उस फाइल का नाम तो कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं तो मुझे वहां भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एसईओ का फैक्टर है। यानी अगला फैक्टर क्या हम देख रहे हैं कि भाई हम फाइलों के नामों को देखेंगे कि क्या कीवर्ड फ्रेंडली नाम है कि नहीं है। अगर कीवर्ड फ्रेंडली नाम नहीं है तो हम पहले उनके नामों को कीवर्ड फ्रेंडली भी करेंगे। ये भी ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर है। काफी सारे फैक्टर्स हुए, इसे अंडू करें जरा, कोई फाइल नेम लें वापस जी। अच्छा, अगला फैक्टर क्या है? भाई आपकी वेबसाइट चलाता है कोई बंदा, लोड ही नहीं होती, इंटरनेट स्लो था। उसकी वजह यह थी इंटरनेट भी स्लो था और आपका इमेज भी बहुत बड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े इमेजेस भी एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जिस वेबसाइट के एनालिसिस करूंगा, जिसकी एसईओ करूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि उस वेबसाइट पर पड़े हुए इमेजेस
बड़े बड़े साइजेस के तो नहीं है, हैवी इमेजेस तो नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इमेज है, उसका साइज है 1 KB, या उसका साइज है 1500 किलोबाइट्स, या फिर उसका साइज है 100 किलोबाइट्स या 200 किलोबाइट्स। कितना फर्क पड़ गया? तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं 100 से 200 की रेंज में इमेजेस को लेकर आऊं और उनकी रेजोल्यूशन भी खराब ना हो। यानी ये एक एसईओ का और फैक्टर है। अब आपने देखा ये जितनी बातें मैंने अभी की हैं आपसे आज की हैं, ये सारी की सारी बातें इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सबसे पहले हमने देखे थे टैग एट्रीब्यूट्स, उसके बाद मैंने कहा कि भाई फाइल का नाम कैसा होना चाहिए, और फिर मैंने बात की फाइल का साइज कैसा होना चाहिए। अब एक और चीज, आजकल गूगल जिस फॉर्मेट को बहुत ज्यादा वेट देता है दैट इज वेब पी। फॉर्मेट कौन सा जी? वेब पी। वेब पी को बहुत ज्यादा वेट देता है। उसकी वजह क्या है कि इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। वेब पी में इमेजेस छोटे बन जाते हैं। और वेब पी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसे फोटोशॉप में जाओ और सेव एज टाइप में जाओ तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा हो वेब पी। इट्स नॉट फॉर्मेट। सेव एज में जाओ जेपीजी आ जाता है, सेव एज में जाओ पीएनजी भी आ जाता है, जिफ भी आ जाता है, टिफ भी आ जाता है। ये बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के इमेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें आपकी वेबसाइट का जो इमेज है उसने कहां खुलना है, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है? जस्ट वेबसाइट। उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी नहीं खुलना, उसने एक्सेल में भी नहीं खुलना, उसे किसी और एडिटर की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने आपकी वेबसाइट खोलनी है उसने तो कोई ना कोई ब्राउजर यूज करना है। सो वेब पी इंटरनेट ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। वेब पी की फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं खुलेगी, इमेज फाइल। वेब पी सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर में सपोर्ट होगा। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये तो कोई भी ग्राफिक टूल बना नहीं रहा, तो अब अगला मसला हुआ कि बनाएंगे कैसे फिर? हाँ ये इमेज बनेगा कैसे? वेब पी तो नहीं है ना, हमारे पास क्या है? जेपीजी है, हमारे पास क्या है? पीएनजी है। यही दो फॉर्मेट्स हैं ज्यादा हमारे पास। तो भाई वेब पी कैसे बनेगा? ये सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन साथ हुई है, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी। जी कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं हमारे सामने। कह रहा है पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। भाई आपकी अगर इमेज पीएनजी नहीं है तो जेपीजी होगी, तो जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर भी होगा, जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर भी होगा, पीएनजी टू पीएनजी कन्वर्टर भी होगा। पहले इसको देखते हैं। एक ये क्लाउड कन्वर्ट लिखा हुआ आ रहा है, एक पिक्सेलेट आ रहा है। मैं वैसे आमतौर पर इसको ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ जो सेकंड नंबर पर आ रहा है। ठीक है, आप आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर 3 टूल हैं आपके पास, आप पहले टूल से उसे कन्वर्ट करते हो, पता लगता है जनाब साइज उसका था 1500 किलोबाइट्स, तो अब हो गया 200 किलोबाइट्स। अब आप उसको ट्राई करोगे किसी दूसरे टूल के साथ भी कि भाई क्या इससे भी छोटा हो सकता है। तो तीनों टूल्स में से देख लेना जिसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी हो और साइज ज़्यादा छोटा हो जाए, वो हमारे काम का होगा। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर लो। फिलहाल मैं इसको यूज़ करता हूँ, सेकेंड ऑप्शन को। जी आ गया पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, चूज फाइल, देखिए लिखा हुआ है ये पीएनजी को सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिसको कन्वर्ट करने वाला हूँ वो पीएनजी होनी चाहिए, जेपीजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने जेपीजी वाले को कन्वर्ट करना है तो मुझे मेरे पास फॉर्मेट भी कौन से वाला होना चाहिए, जेपीजी का होना चाहिए। जी जरा देखें इसमें कौन कौन से हैं। आ रहा है जेपीजी, तो यहाँ से जेपीजी चूज करूंगा तो फिर जेपीजी को कन्वर्ट करेगा।
चूज फाइल। चलो जी, यहाँ से ना मैं कोई इमेज पिक कर लेता हूँ, इसमें इमेज के साइज बड़े होंगे। ये जो थंबनेल्स बने हुए हैं ना, इनको हम देख लेते हैं। माउस रखें इस पे, साइज भी आ ही जाएगा। 600 किलोबाइट्स आ रहा है इसका साइज, मैंने इसको चूज किया। अब आगे ऑप्शन आ गई है हमारे पास कन्वर्ट की। चलिए इसे हम कहते हैं जी कन्वर्ट। अच्छा भाई कर दो। once again नेट का इशू है, मैं ज़रा इसको रिजॉल्व कर लूँ। इसको ज़रा एक दूसरा टूल भी यूज़ कर लेते हैं। पहले वाले को भी यूज़ करके देख लेते हैं और फिर से यहाँ पर एक और टूल आ गया। अब ये यहाँ पर भी PNG टू WebP है, तो हम यहाँ से इस इमेज को चूज करते हैं। इसने करना शुरू कर दिया, उसको देखते हैं उसके क्या हालात है। वो उनके टूल में कोई इशू होगा, मे भी इस वक्त तो चल रहा हो। वैसे ये मैं ज़्यादातर पिक्सेलेट को यूज़ करता हूँ, चल रहा होता है आमतौर पर जी। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ग्राफिक्स से? ऐसा नहीं हुआ कि ग्राफिक्स खराब हो गए होंगे इसके। हाँ, ग्राफिक्स इसके ठीक आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसे डाउनलोड कर लो। मैं कहता हूँ ठीक है, ये इमेज डाउनलोड हुआ। साइज देखें क्या आ रहा है, 92 किलोबाइट्स। 600 किलोबाइट्स से 600 से उसने 92 किलोबाइट्स कर लिया। अब आपको इसके साइज में कितनी रिडक्शन हुई है अंदाजा हो गया। और अगर मैं किसी की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूंगा और उसके अंदर कोई 200 इमेजेस होंगे या 500 इमेजेस होंगे, तो जब मैं उनका साइज कितना रिड्यूस कर दूंगा। और इतना साइज रिड्यूस करने से एक तो उनकी वेबसाइट की स्पेस भी सेव होगी, नंबर 2 उनकी वेबसाइट की स्पीड बहुत तेज होगी। और अगर वेबसाइट की स्पीड तेज होगी तो ये भी एसईओ का एक प्री रेक्विजिट फैक्टर है। मतलब स्पीड तेज करने में हमारा तो कोई रोल नहीं है ना भाई, जिसने वेब डेवलप की थी उसकी वजह से स्पीड स्लो है। लेकिन ये चीज़ें करने से इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये सारे का सारा मटेरियल चेंज करने वाला हूँ उसके इमेजेस का। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि मैं उसके इमेज को कुछ नहीं कर रहा, मैं उसके इमेज में कोई चेंज नहीं ला रहा मेजर। जो इमेज उसका है वही रहेगा, मैं सिर्फ उनके नामों को चेंज करूंगा, मैं सिर्फ उसके साइज को चेंज करूंगा। ये है हमारे पास कंप्लीट इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एक चीज और देखें जरा। अब ये इमेजेस के हवाले से बात हो रही है, मैंने ये कहा कि भाई ये नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है। नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट कौन सा है? WebP है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और कीवर्ड लिख रहा हूं यहां पर, देखिए मैं लिखता हूं ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? अब ये जो WebP है, गूगल का क्राउलर और गूगल इसको रिकमेंड करता है कि भाई आपके जो इमेजेस हैं वो WebP में होंगे तो मैं रैंक बेहतर करूंगा। यानी नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट में इमेजेस को लाओगे तो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नंबर 1। अब दूसरी चीज क्या आ गई हमारे पास? अच्छा, एक जगह है जहां पर हम नहीं लगा सकेंगे, ये WebP को हम नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे फेविकॉन में। ओके, क्योंकि फेविकॉन का जो इमेज है वो एडिटर में नजर नहीं आ रहा, ब्राउजर से बाहर है, बाहर है ना ब्राउजर से, इसलिए वहां पे वो यूज नहीं होगा। अगर वहां पर आप WebP करोगे तो वो वाला इमेज नजर ही नहीं आएगा आपको। इसलिए आपको जो फेविकॉन का इमेज है उसको आपको PNG ही रहने देना, बल्कि JPG भी नहीं करें, बल्कि उसको PNG ही रखें और उसका नाम फेविकॉन ही रखें। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक और टर्म लिखी है ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन। इसका क्या मतलब है बोला जी? इमेज को कंप्रेस करना चाह रहा हूं, अब मैं फॉर्मेट नहीं चेंज कर रहा। अब इस दफा मैं सिर्फ इमेज को कंप्रेस करना चाह रहा हूं।
कितने सारे आ रहे हैं, बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं जिससे इमेज कंप्रेस हो रहा है जी। इमेज रिसाइजर, इमेज कंप्रेसर, कंप्रेस इमेजेस ऑनलाइन, इसमें हाइट को भी मैनेज कर रहे हैं। इनको आपने सारे टूल्स को देखना है। ये नहीं, इसको मैंने चूज किया जी। पीएनजी मैंने कर ली, इमेज का फॉर्मेट पीएनजी कर दिया, अपलोड, उसी को ले लेते हैं। कहते हैं 600 किलोबाइट्स हैं इसके एक्चुअल। हाँ, क्या कह रहा है, -68%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका फॉर्मेट वही रखते हुए वो इस इमेज को भी कंप्रेस कर देगा। करें जी इसको डाउनलोड, देखें कितना हुआ, 192। 600 किलोबाइट्स था, 600 किलोबाइट से उसने इसके साइज को क्या कर दिया, 192 किलोबाइट्स कर दिया। सो ये हमने इमेज के टैग को देखा। अब हम आ जाते हैं जरा इमेज के ऊपर वापस, और इमेज को अब हम जरा इस्तेमाल भी करते हैं, इसी फाइल में कर लेते हैं। यहाँ पर एक फाइल पड़ी है फेविकॉन, सबको पता नहीं ये ग्राफिक्स है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करनी सबको आती है ना, कैसे करेंगे यहीं पे कॉपी वाला, क्या करूँ, Ctrl+C करें और सिंपली, चलो इसका नाम जरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या नाम रख लें, SEO एक्सपर्ट ही रख लेते हैं, चलो जो भी हमने नाम चूज किया था। अब ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस के फोल्डर में। इसका नाम SEO एक्सपर्ट है और इसका फॉर्मेट क्या है, इसका PNG है। फॉर्मेट क्या है इसका, PNG है। ठीक है जी, अब जरा HTML फाइल को खोल लेते हैं। ये मैंने इसलिए बुलवाया आपसे कि आपको याद हो, अभी हम कोडिंग करने लगे हैं इसकी खुद से। इस पर राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं जी। हेडिंग 1 लगाई थी हमने, है ना। चलो इसके नीचे ये इमेज भी लगा देते हैं ताकि हमें पता लगे कि इमेज कैसे लगाना है हम लोगों ने। जगह बना ली मैंने। हाँ जी, क्या ख्याल है, आप लोग बताएंगे कि मैं बताऊंगा। टैग लगाएं, चलिए अब हम इसको जैसे नहीं बोलते, हम इसको कहते हैं टैग लगाते हैं जी, टैग। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही है। आगे IMG लिख देते हैं, तो भाई ये तो हो गया टैग, ऐसी है। अब आगे एट्रीब्यूट आना है। जरूरी एट्रीब्यूट कौन सा है इसका, जो कि भाई नागुज़ीरा लगाना, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है, नहीं जिसके बगैर गुजारा नहीं है, SRC। हाँ जी, SRC बिल्कुल ठीक है भाई। पहले इमेज देंगे ना, तो फिर वो आर्ट और टाइटल वगैरह तक तो तभी पहुंचेंगे जब इमेज होगा। जब इमेज ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, नागुज़ीर कौन से वाला है, SRC लिख के डबल कोटेशन लगाते हैं। अब हमारा इमेज किसी और लोकेशन पे तो नहीं है, उसी लोकेशन पर है ना जहां HTML है, तो हमें पाथ बताने की भी जरूरत नहीं है। हमें क्या बताने की जरूरत है, नाम बताने की जरूरत है। नाम क्या रखा था मैंने, SEO डैश, ऐसे लिखा था ना, डैश के साथ डैश लगाया था बीच में कि नहीं, उधर नहीं लगाया था। चलो इधर नहीं लगाते, फिर क्या रह गया लगाना, डॉट, कौन सी थी, ये वो ही बात सारी बता रहा हूँ। नाम भी मैंने चेंज किया इसीलिए कि आपको पता लगे कि फाइल का नाम चेंज करना भी SEO है। मेरे पास वेबसाइट आएगी तो उसका नाम किसी ने, किसी फाइल का नाम 01 रखा होगा, किसी का नाम 02 रखा होगा, मैंने इन नामों को भी चेंज करना होगा। अच्छा, अब अगला एट्रीब्यूट कौन सा लगाना चाहिए, आर्ट की लेंथ कितनी होती है, 120 कैरेक्टर्स होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर लगा देते हैं आर्ट इक्वल्स टू, कीवर्ड क्या था हमारे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मुताबिक, SEO एक्सपर्ट हमारा कीवर्ड है। इसमें तो डैश नहीं आएगा, ये मैसेज है। ओके, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं ना, ये उस तरह का मैसेज है। अलबत्ता अगर मैं चाहूं कि भाई एक SEO भी लगा लेता हूं, एक और लगा लेता हूं, तो वही जो टाइटल वाला रूल था, पाइप साइन लगाया और मैंने अगला क्या लिख दिया, PPC एक्सपर्ट। मैंने कहा भाई ये गूगल ऐड भी लगाते हैं। ठीक है, मतलब पहला कीवर्ड इसका SEO का था, दूसरा कीवर्ड इसका PPC का था। अच्छा, क्या रह गया, टाइटल। और यहां पर भी क्या, मैं जरा खूबसूरत भी कर लेता हूं भाई, SEO एब्रीविएशंस है तो कैपिटल में कर दिया और एक्सपर्ट का ई बड़ा कर दिया। ठीक है, बात खत्म।
अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मैं क्या, अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो ये तस्वीर भी यहां पे नजर आनी चाहिए। इसको सेव करते हैं और इस फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आगे तस्वीर जैसी भी आ गई है, जैसी वो तस्वीर थी वही आई है। तस्वीर कैसी है, ये ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है, ये तो हमारा काम भी नहीं है। हमने उन्हीं की तस्वीरों को चेंज किया ना। हमने उनकी तस्वीर में कुछ नहीं करना, कुछ डिबगिंग नहीं करनी है, कुछ उसको खूबसूरत भी नहीं करना, उसको छेड़खानी भी नहीं करनी है। उनके इमेजेस वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, नहीं तो उन्हें फिर रीडिजाइन करवाने पड़ेंगे अपने इमेजेस को। माउस रखें जरा, इस पे एसईओ एक्सपर्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये जो ऊपर एसईओ एक्सपर्ट लिखा हुआ है किस वजह से आ रहा है? अच्छा, कहीं पर भी आर्ट नजर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? आर्ट का एट्रीब्यूट नहीं नजर आ रहा ना आपको अभी तक कहीं भी। ठीक है, अब आए जरा वापस कोड में। अब आएगा जी। मैंने क्या किया, क्यों किया? ताकि एरर आए, इसलिए किया है ना, ताकि एरर आए जी। अब क्या हुआ, आर्ट एट्रीब्यूट नजर आया आपको? हमने ये आर्ट एट्रीब्यूट लोगों को दिखाना है, आपका क्या ख्याल है? नहीं दिखाना भाई, ये तो गड़बड़ होगी। अगर मैंने आर्ट एट्रीब्यूट दिखा दिया तो मेरी तो वेबसाइट ही नहीं चलेगी। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यूं किया कि आर्ट एट्रीब्यूट तस्वीर की बैक एंड पर मौजूद है और इस आर्ट एट्रीब्यूट को किसने देखना है? क्राउलर ने देखना है। ये यूजर्स के लिए कब आएगा? ये यूजर्स के लिए सिर्फ उस वक्त आएगा जब किसी भी वजह से इमेज लोड नहीं हो रहा होगा। जब इमेज लोड नहीं हो रहा होगा तब ये आएगा, अदरवाइज तो ये आएगा ही नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई आर्ट एट्रीब्यूट कहां पर पड़ा हुआ है। और हम किसको दिखा रहे हैं? ये हम ये क्राउलर को दिखा रहे हैं, और जिसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी वो टॉप पर नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको ठीक करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप इमेज लगाएं और ये नजर आए, इस तरह इमेज नजर आए, तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने कोई सिंटेक्स एरर किया हुआ है और अपने एरर को रिमूव करें आप। जी, ये सारी की सारी हमारी क्या होगी, एसईओ। अच्छा, अब इसके अंदर ना दो एट्रीब्यूट्स और भी हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, और वो कौन से हैं? विड्थ और हाइट। अभी तो इमेज अपने साइज के मुताबिक आ गया। विड्थ नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है भाई कि इसकी विड्थ कितनी होगी, है ना? तो विड्थ कैसे हो सकती है? इसको हो सकता है कि उन्होंने ना रखी और मैं मैनेज करूं। विड्थ इक्वल्स टू 180। इसका मतलब 180 पिक्सल्स। अगर मैं नंबर लिखूंगा तो इसका क्या मतलब होगा? ये इतने पिक्सल्स में है। इसका क्या मतलब होगा कि इतना परसेंट साइज इसका कर दो। चलिए पहले 10% को करके देखें क्या होता है। मैंने 10% किया विड्थ, और सिर्फ मैंने विड्थ किया, इनको आपस में इकट्ठे जुड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, स्पेस दे दी मैंने। जी 10% हो गया। अब इधर है, आप देख रहे हैं यही वाला फेविकॉन ऊपर कितना छोटा आ रहा था, यहां पर ये बड़ा आने लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर ये फेविकॉन लिंक के टैग में गया था जहां पर आपने एट्रीब्यूट में मेंशन किया था कि भाई ये शॉर्टकट आइकॉन है, तो इसने इसे आइकॉन की साइज का कर दिया। लेकिन जब आपने इसको इमेज में लिया तो इसने इमेज को पूरे उस साइज का दिखाया जिस साइज का ये है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके साइज को कंट्रोल कर रहा हूं। क्यों कंट्रोल कर रहा हूं, अभी इसको भी देखते हैं। वापस इस पे आए और इसको अब कर दें 100%। अब देखते हैं क्या होता है। 100% होगी स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे फैल गया। तो अब आपको पता लग गया कि साइज का मतलब क्या है, साइज को एडजस्ट करना। अब अगर मैं इसको दूसरे मेथड से एडजस्ट करता हूं, कि क्या बन गया? मैंने 100 लिखा तो ये क्या बन गया? 100 पिक्सल्स बन गए। कि भाई अब किस में कर रहा है? पिक्सल्स में कर रहा है। किसी स्टूडेंट ने हैंड फ्री भी लगाई हुई है, तो उसे मेरी आवाज आ रही है? जिसने लगाई हुई है, लगाई हुई है किसी ने, इतना मुझे पता है। हाँ, मेरे को से मेरी आवाज आ रही है, हैंड फ्री में तो नहीं आती आवाज ना। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो फिर कोई फायदा नहीं यहाँ बैठने का।
ठीक है, जिसने भी हैंड्स फ्री लगाई, इसलिए जब क्लासरूम में बैठे हैं हैंड्स फ्री उतार के बैठे हैं, क्योंकि फिर मेरी आवाज़ नहीं आपको आएगी। जी, साइज चेंज हो गया, पिक्सल्स में भी आ गया, मैंने कहा पिक्सल्स में भी आ गया। अच्छा, इसका मकसद क्या है, ये क्यों करेंगे हम? एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट पे बहुत सारी तस्वीरें हैं, ये भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और आपने देखा मैंने सिर्फ विड्थ की, मैंने आपको हाइट भी कहा, लेकिन मैंने हाइट को मैनेज भी नहीं किया, छोड़ दिया, चाहूँ तो करूँ चाहूँ तो ना करूँ, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है, हाइट भी है। अच्छा, इसे करना ज़रूरी क्यों है? इसे करना ज़रूरी इसीलिए कि जैसे आप क्लासरूम में आए तो क्लासरूम में चेयर्स थी, है ना, तो सब लोग कंफर्टेबल हुए और जहाँ जहाँ जिसका बैठने को दिल किया बैठ गया। अब अगर मैं यही वाली चेयर्स आपकी क्लास से पहले बाहर रख दूं और सब ने चेयर्स लेकर इधर आना हो, क्या हालात होंगे? मेरा ख्याल है कि 1 घंटा आप कुर्सियाँ एडजस्ट करते रहेंगे, ऐसे ही है ना। इसी तरह जब आपके इमेजेस, बड़े बड़े इमेजेस पूरी वेबसाइट पर होंगे और वेबसाइट लोड होगी, तो इमेजेस तो बहुत बड़े हैं, पहले एक इमेज लोड हुआ, उसने कहा ये एक इमेज है, बहुत बड़ा लगा दिया उसने, फिर दूसरा इमेज लोड हो रहा था, जैसे ही उसने दूसरा इमेज लोड करना शुरू किया, उसने कहा भाई अब यहाँ पर तो एक दूसरा इमेज भी है, तो उसने क्या किया, पहले इमेज को भी छेड़ा, छोटा किया ना, फिर तीसरा इमेज आया तो फिर क्या किया उसने, फिर दोनों को छेड़ा। इस तरह ये साइक्लिक वे में आगे बढ़ता गया। जब 20वां इमेज आ रहा होगा तो उसे 19 इमेजेस को फिर छोटा करना पड़ेगा ना, फिट करने के लिए, कि नहीं करना पड़ेगा? जैसे आप लोग सब बैठ जाओ, 5 स्टूडेंट यूं बैठे खुले डुल्ले होकर, 10 मिनट के बाद 6 स्टूडेंट्स और आ जाए, क्या होगा? हिलेंगे ना अपनी जगह से। फिर एकदम 15 स्टूडेंट्स और आ जाए, जगह तो वो था कमरे में, फिर और सब लोग डिस्प्लेस हो गए, लेफ्ट हो रहा होगा, कोई राइट हो रहा होगा कि हाँ भाई तुम साइड पर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, मैं आगे हो जाता हूँ, तुम पीछे हो जाओ, ऐसे ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टर्बेंस भी होगी। सेम यही वाली डिस्टर्बेंस वेबसाइट को भी होगी, अगर वेबसाइट को हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि इमेजेस के साइजेस क्या है। लेकिन अगर हम इमेजेस के साइजेस मेंशन कर देंगे तो उतनी ही जगह लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट इमेज के ऊपर उसे इमेज को मैनेज नहीं करना, टाइम बच गया हमारा। वो जो इमेज को मैनेज करने की वजह से स्पीड स्लो हो रही थी, अब तो नहीं होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप उसके साइजेस को भी देखो। जितने साइज की कोई चीज आपको चाहिए पहले से ही उसको मेंशन कर दो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम किसी भी इमेज की विड्थ और हाइट मेंशन करें, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, अब मैं ये कहूं कि मेरे जितने भी इमेज हैं मेरी वेबसाइट पे सब स्क्वायर हैं। अब हर प्रोडक्ट को अगर आप स्क्वायर शेप में शो करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स की तो शेप भी नहीं समझ आएगी, ऐसे ही है ना, क्या आएगी? मैं इसको पकड़ूंगा और मैं इसको स्क्वायर कर दो तो इस तरह हो जाएगा, विड्थ ज्यादा हो जाएगी ना मोबाइल की। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या है कि भाई कंप्रेशन आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकेगी समटाइम कोई प्रोडक्ट आपकी एक्चुअली क्या है, क्या हो, सिर्फ उस शेप में जो प्रोडक्ट होगी वही आइडेंटिफाई होगी। जिस प्रोडक्ट की शेप थोड़ी सी भी डिफरेंट हुई तो मैंने उसकी विड्थ हाइट को अगर दोनों को मैनेज किया हुआ है तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई दोनों को नहीं करते, किसी एक को कर लेते हैं ताकि उसकी शेप भी खराब ना हो, उसकी शेप अपनी बरकरार है, हम उसके साइज को मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह करने से भी आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर होती है, यानी कि ये भी वेबसाइट को तेज करने का ही हमारे पास एक फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ये जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं इनके मुतालिक भी आपको पता होना चाहिए। अगर इमेजेस बड़े बड़े हों तो आप छोटे कर लो, लेकिन कैसे छोटे करेंगे? क्लाइंट से पूछ के करेंगे कि भाई ये इमेज इस साइज का है, हम इसको इस साइज का करेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। तो ये थी सारी चीजें हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आई होप सो कि अब इस पूरी वेबसाइट में अगर आप देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ कहाँ इमेजेस हैं। आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है कि नहीं करनी है? वेबसाइट डिजाइन नहीं करनी है, मेरे पास ये वेबसाइट आई है, हाँ, तो ये वेबसाइट मेरे पास आई है तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ ये देखना है कि ये इमेज जो है, ये ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स इस पर सारे सही लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस इमेज का नाम था XYZ, तो मैं कहूँगा नहीं भाई इसको तो कीवर्ड पे रखना चाहिए। इस इमेज का साइज था 800 किलोबाइट्स, तो मैंने कहा नहीं भाई इसका साइज तो छोटा होना चाहिए। फिर मैंने इसका टैग देखा तो ना इसके अंदर ऑल्ट मेंशन था ना इसके अंदर टाइटल मेंशन था, उसको मैंने सीधा कर लिया। नाम ठीक नहीं था लिखा हुआ, उसको मैंने सीधा कर लिया। विड्थ को मैंने मैनेज कर लिया। सो ये मैंने एक इमेज की SEO कंप्लीट कर ली। उसके बाद फॉर्मेट की बात आ गई, तो मैंने कहा हाँ भाई ये वाला इमेज अगर मैं वेब पी कर लूँगा तो गूगल को और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने कन्वर्टर लगाकर इसको वेब पी भी कर दिया। तो इसका मतलब हुआ इमेज रिप्लेस भी कर दिया।
इमेज रिप्लेस कर दिया ना, एक्चुअल इमेज तो नहीं डाला ना। सो अब इस पूरी वेबसाइट को अगर हम देखें तो भाई ये भी तो इमेज है ना, ये भी इमेज है, ये सारे ही इमेजेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी वेबसाइट के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अच्छा ये इसका क्या मतलब है भला, ये को परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई नेट इस वक्त नहीं चल रहा या स्लो आ रहा है, तो इस वजह से ये शो नहीं हुए। तो जैसे ही नेट चलेगा ये वाले दोनों एलिमेंट शो होंगे, इसलिए कि ये दोनों एलिमेंट्स इम्बेड हुए हैं, यानी ये डायरेक्टली नेट से ही आ रहे हैं। तो जो चीज़ें इसमें अब आ गई है, जो चीज़ डायरेक्ट नेट से आ रही होगी, जो इम्बेड हुई होगी यहाँ पर HTML फाइल में, तो वो एक्चुअली चल क्या रहा है। अब आपको पता लग गया ये क्या है, सबको पता लग गया होगा ये क्या है भाई, क्या है ये, YouTube है। ये YouTube की विंडो बनाई हुई है, यहाँ पर यहीं पे क्लिक करेंगे तो YouTube प्ले हो जाएगा। YouTube में जाएंगे नहीं हम लोग, ये देखें हो गया 2000, मैं क्या इसी जगह पर YouTube प्ले हो गया ना। तो अगर आपका नेट HTML फाइल के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो इंटरनेट वाले एलिमेंट्स होंगे, YouTube तो इंटरनेट से ही चलता है भाई, ऑफलाइन तो YouTube भी चलेगा ना, तो इसके लिए तो इंटरनेट की जरूरत है। उसके बाद नीचे आए जरा, ये प्रोफाइल लगी हुई है, ये भी आ गई होगी। अब मैं ये भी अब नजर आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर नेट नहीं चलेगा तो ये भी नजर नहीं आएगी। तो अगर ये नजर ना आए तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, इंटरनेट इशू है ये वाला। ये दो एलिमेंट्स आपको अगर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये भी इम्बेड है और ये भी इम्बेड हुआ हुआ है। ये इम्बेड क्या है, ये अगले लेसन में हम इस टैग को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, आज आखिरी चीज देखते हैं, हाइपरलिंक्स। देखते हैं जी हाइपरलिंक्स कहाँ है, यहाँ पे कहीं है। वैसे तो ये हाइपरलिंक्स ही हैं भाई, ये जो मेन्यूज हैं ये हाइपरलिंक्स ही होते हैं ना, लेकिन मैं टेक्स्ट में से हाइपरलिंक निकालना चाह रहा हूँ। ये हाइपरलिंक है, ठीक है। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, सबको पता है ना। लिंक्स जो बने होते हैं, किसी भी वेबसाइट पे लिंक्स नजर आ रहे होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप उस पेज को फॉलो कर लेते हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक्स बोलते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक्स भी एसईओ का ही फैक्टर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट पर हाइपरलिंक्स होने चाहिए। हाइपरलिंक्स कितनी तरह के होते हैं, हाइपरलिंक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल लिंक्स और एक होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का क्या मतलब होता है, इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है जो वेबसाइट के अंदर ही चल रहे होते हैं। भाई ये इसहाक आई की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, या डिजिटल मार्केटिंग की है, तो इसी वेबसाइट के मुख्तलिफ टैब्स हैं, मुख्तलिफ पेजेस हैं, तो हम क्लिक करके एक वेबसाइट के अंदर ही घूमेंगे, एक पेज से दूसरे पेज में चले जाएंगे, दूसरे से पहले पेज पे आ जाएंगे। तो फ़ायदा क्या होगा कि आपस में एक रिलेशनशिप लग रही होगी वेबसाइट की, ऐसे ही है। एक एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स हैं, वो क्या है, वो ये है कि दूसरों की वेबसाइट पर हमारे लिंक्स लगे होंगे। यानी कोई बंदा किसी और की वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो खुलेगी कौन सी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट खुलेगी। एक तरीका क्या है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर मेरा लिंक्डइन का लिंक लगा होगा, या मेरा फेसबुक पेज का लिंक लगा होगा, या मेरा विकीपीडिया का लिंक लगा होगा। तो जब हमारी वेबसाइट पढ़ते हुए कोई बंदा क्लिक करेगा तो विकीपीडिया पर चला जाएगा, फेसबुक पर चला जाएगा, ये भी एक्सटर्नल लिंक है। इंटरनल लिंक्स कौन से हैं, जो हमारी वेबसाइट के अंदर होंगे, बहुत ज़रूरी हैं। इंटरनल लिंक्स भी बहुत ज़रूरी हैं, और गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट में कमोबेश 100 लिंक्स होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं ना, लिंक्स तो ऑलरेडी इतने सारे हैं भाई, मेन्यूज भी लिंक्स हैं, उनको भी वो लिंक्स ही कंसिडर कर रहा है। आपका जो मेन्यूज हैं, जो टैब्स हैं, वो भी लिंक्स हैं। तो वो कहता है कि आपकी एक वेबसाइट के अंदर 100 लिंक्स ज़रूर होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही छोटी वेबसाइट हो तो कुछ भी ना हो तो हर चीज़ ही लिंक बना के रख दें हम, हाँ, हर चीज़ को लिंक नहीं बनाना, मुनासबत के साथ, लेकिन वेबसाइट का अच्छा कंटेंट हो तो 100 लिंक्स होने चाहिए। और जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग यही थी, एक्सटर्नल लिंक वाली को ही हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। कि भाई उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पर एक बिजनेस लिस्टिंग की ऑप्शन है, वहां पर हमारे कॉलेज का नाम आ रहा है, तो हमने जाकर उधर जाकर अपना नाम ऐड कर दिया, तो हमें क्या हुआ, उनकी वेबसाइट पर एक लिंक मिल गया। तो जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो कहाँ आ जाएगा, हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लिंक बिल्डिंग,
और लिंक बिल्डिंग भी हम ऐसे ही करते हैं। हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं लिंक्स को कि भाई कहाँ कहाँ पर हमारे लिंक्स होने चाहिए जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए टैग क्या है हमारे पास, जरा इसको देखते हैं कि यहाँ पर कोई हाइपरलिंक है। कंट्रोल एफ जी। हाइपरलिंक के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है ए का। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ANCHOR, एंकर। ए एब्रीविएशन है किसका जी, एंकर का। और हाइपरलिंक का टैग क्या है, AHREF, ठीक है। सो मैं यहां पर लिखता हूं ए। अब ए एक सिंपल सा कैरेक्टर है, अगर मैं ए को फाइंड करूंगा तो इतने सारे ए वो ढूंढ कर दे देगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इसके साथ AHREF भी लिख देता हूं। मैं कहता हूं भाई AHREF को फाइंड करो। क्या कह रहा है भाई, मुझे नहीं मिला, भी ढूंढ लेते हैं। इसमें है नहीं ना, फर्स्ट की फाइल में है। अब वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहां से मिल जाएगा। मिल गया इसको जी। इस तरीके से हम एंकर के टैग को लिखते हैं। कैसे लिखा हुआ है, ए स्पेस href इक्वल्स टू आगे URL। भाई जहां पर भी जाना है वो वाला URL, वो कोई भी जगह होगी वो तो बार बार चेंज ही होगा ना, वो एक फिक्स तो नहीं हो सकता URL। वो तो आप जहां पर उसे लेकर जाना चाहते हैं किसी और पर चले जाते हैं। ये जरा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। मेन्यू से बाहर आ जाए तो ये मेन्यूज चल रहे हैं इसके सारे। चलो ये इसको देख लेते हैं, से नो टू ग्लासेस। सबसे पहले चीज ये देखेंगे 899 में, लाइन नंबर 899 में स्टार्ट किससे हो रहा है, नहीं स्टार्ट किससे हो रहा है, HREF से नहीं हो रहा, हेडिंग स्टाइल से, ठीक है। स्टार्ट किससे हो रहा है, हेडिंग स्टाइल से हो रहा है। हमें ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर हेडिंग स्टाइल का प्रॉपर इस्तेमाल है कि नहीं है, ये भी देखना है। अगर गलत तरीके से हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल हुई होगी तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मैं इसको पैराग्राफ बना दूंगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि हेडिंग स्टाइल्स को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कीवर्ड्स के लिए और अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए। तो अगर ये स्ट्रक्चर को खराब कर रहा होगा तो इस तरह के जितने भी हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स होंगे मैं इन्हें रिमूव करूंगा। वेब डेवलपर हेडिंग स्टाइल क्यों इस्तेमाल करता है, फॉर्मेटिंग के लिए। हम हेडिंग स्टाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिए। वेब डिजाइनर का यूज गलत है हेडिंग स्टाइल का, वो तो डिजाइन करने के लिए कह रहा है, फॉर्मेटिंग करने के लिए कह रहा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि हेडिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग नहीं है, हेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर है। यानी अगर ये हेडिंग स्टाइल की शक्ल में दिख भी रही हैं तो हम इन्हें हेडिंग स्टाइल नहीं मानेंगे, यानी हम इन्हें फॉर्मेटिंग नहीं मानेंगे। हेडिंग स्टाइल तो मानेंगे, हम इसे फॉर्मेटिंग नहीं मानेंगे। हम इसे क्या मानेंगे, स्ट्रक्चर, कि ये एक स्ट्रक्चर है लिखने का, ये लिखने की एक तरतीब है, ये लिखने का एक मैकेनिज्म है कि भाई हम लोगों ने किस तरीके से अपने वेब पेज को डिजाइन करना है। ये लिखने का एक एल्गोरिदम है, ये एक हायरार्की है, तरतीब है कि कौन सी चीज ऊपर आएगी और कौन सी चीज नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा चलो एनीवेज अब इस पे वापस आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको इसके हवाले से बात किया था कि आपका कॉन्सेप्ट इससे और स्ट्रांग हो कि हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। AHREF इक्वल्स टू, यहां पर फाइल नेम आ रहा है भाई, ये अजीब सा ही नाम आ रहा है ना, क्या ख्याल है, इंस्टाग्राम का हैशटैग लगा हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा AHREF के अंदर आपको ये तो कंफर्म हो रहा होगा कि यहाँ पर फाइल का नाम नहीं है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है, ये नाम तो नहीं हो सकता ना, बल्कि इसको मैं यूं कर दूं तो आप और आसानी हो जाएगी आपको। चलो मैंने क्या लगाया, सिर्फ हैश, मैंने लगाया सिर्फ हैश, नॉट, इसको टैग नहीं बोला, मैंने क्या लगाया, सिर्फ हैश। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब ये है कि भाई अभी आप काम कर रहे हो, वेबसाइट बनने लगी हुई है, अभी आपके पास कोई पेज नहीं बना हुआ कि जिस पे क्लिक करके आप चले जाएं, लेकिन आप इसको लिंक की शक्ल में दिखाना भी चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज कर लेते हो, href में हैश। फिर आप href में हैश इस्तेमाल करोगे। इसका ये मतलब है कि भाई ये लिंक है, क्लिकेबल लिंक है, मगर यहां पर कुछ नहीं है, अभी ये कोई फाइल नहीं है, कोई URL नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कोई वेबसाइट होगी तो मैं वेबसाइट का URL दूंगा,
अगर ये कोई मेरी फाइल होगी जो मेरे पास मौजूद है तो मैं उस फाइल का एग्जैक्ट नाम लिख दूंगा। तो ये लिंक बन गया। अच्छा, उसके बाद टैग बन, बस इतना सा टैग है भाई, ये कोई इतना लंबा चौड़ा टैग नहीं है। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें, इसको मैंने बंद करके इसके बाद जो लिखा हुआ है से नो टू ग्लासेस, ये क्या है? जैसे आपको मेन्यू नजर आता है ना, होम, अबाउट अस, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो वो भी तो क्या होता है, क्या होता है वो भी तो हाइपर लिंक ही होता है ना। लेकिन जब आप होम पे क्लिक करते हो तो एक खास पेज पे चले जाते हो, जब आप अबाउट अस पे क्लिक करते हो आप एक खास पेज पे चले जाते हो। लेकिन अगर आपको होम नजर ही ना आ रहा हो तो आप मूव कर सकते हैं। वो जो होम लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली उस हाइपर लिंक का क्लिकेबल टेक्स्ट है। जो अबाउट अस लिखा हुआ है वो उसका क्लिकेबल टेक्स्ट है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हैशटैग, ये लगा दिया मैंने एंकर का टैग, और इसको मैं रिमूव कर दूं, कुछ रह जाएगा क्लिक होने को? यानी हाइपरलिंक बिल्कुल ठीक है, हाइपरलिंक बना हुआ है, लेकिन वो हाइपरलिंक के तौर पर नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो नजर किसकी वजह से आ रहा था? क्लिकेबल टेक्स्ट की वजह से। तो आपके हाइपरलिंक का जो भी क्लिकेबल टेक्स्ट होगा वो आपने यहां पे लिखना है। आमतौर पर लोगों ने लिखा होता है क्लिक हेयर, ऐसी है ना। हमने अपना मैसेज देना है और हमने यहां पर भी कोशिश करनी है कि अपने कीवर्ड्स को यूज करें क्लिकेबल टेक्स्ट में। अब जरा इस टैग के अंदर आ जाएं और इसके भी एक दो एट्रीब्यूट्स देखते हैं। बल्कि इसको अब यहां से नहीं देखते, इसको अपनी फाइल में से देखते हैं। यहां से ये H3 लगाया हुआ मैंने, चलो इसमें लगा लेते हैं इसको जी। टैग क्या है बोलो ना? हाइपरलिंक का टैग है ए, ठीक है जी, मैंने ए लगाया। उसके बाद क्या लगाया? href इक्वल्स टू, फिर आगे फिलहाल मैं समय, मेरे पास फाइल कोई नहीं है तो मैंने हैश लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरलिंक भी बनेगा मगर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, वहीं पे ही रहेगा। अगर मैं geo.tv लिख दूंगा तो क्या होगा भाई? क्लिक करने से जियो टीवी पे चला जाएगा। अगर मैं पीक सोल्यूशन का यूआरएल दूंगा तो वो पीक सोल्यूशन पर आ जाएगा। तो अगर मैं कुछ सिर्फ हैश लगाऊंगा तो इसका मतलब है कहीं नहीं जाएगा, उसी जगह पे रहेगा। इसके साथ चलते हैं आगे, चलें। अच्छा, अब आए आगे एक और इंपॉर्टेंट, और वो क्या है जी? टारगेट। एक और एट्रीब्यूट मैंने यूज किया इसका, क्या यूज किया? टारगेट। टारगेट का क्या मतलब भाई? हाइपरलिंक जब खुलता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है? जब भी कोई हाइपरलिंक खुलता है तो यहाँ वो उसी पेज पे खुल जाता है, या वो नए पेज पे खुलता है, ऐसे ही है ना। आपने अक्सर वेबसाइट पे क्लिक करें तो समटाइम क्या होता है, वही वाली वेबसाइट रिप्लेस हो जाती है। दूसरी सूरत क्या होती है? एक नया पेज खुल जाता है। तो ये हमारे टारगेट इक्वल्स टू, ये बिहेवियर्स हैं इसके। पहला बिहेवियर अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब न्यू पेज, यानी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका हाइपरलिंक कहां पे खुलेगा? नए पेज पे खुलेगा। ये एक बिहेवियर है। इसका दूसरा बिहेवियर है जिनको हमने कंसीडर करना है, पेरेंट जी, अंडरस्कोर पेरेंट। इसका मतलब क्या है कि जिस पेज के ऊपर हाइपरलिंक है, क्लिक करने से उसी पेज पर खुलेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइपरलिंक का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो पेरेंट ही होता है। यानी अगर मैं टारगेट में कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो कौन से बिहेवियर को फॉलो करेगा? पेरेंट को ही फॉलो करेगा, इसलिए कि उसी में खोल देगा। अलबत्ता अगर मैं न्यू पेज करना चाहूं तो न्यू में खुलेगा। न्यू पेज क्यों करना चाहिए, ये अगली क्लास में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। ये एसईओ के लिए बेहतर है हमारी। क्यों बेहतर है? अगर मैं भूल गया तो कोई मुझे जरूर याद करवाए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं बोलना शुरू करूंगा तो। इसलिए इसको फिलहाल हम क्या कर दें फिर, ये मैंने हाइफन नहीं यूज किया इस दफा, की वही है ना, मैंने कहा की हाइफन वाली है, लेकिन इसका नाम है अंडरस्कोर और इसे यूज करते हैं शिफ्ट के साथ। तो यहां पर लगाएं जी ब्लैंक। एक हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था क्या, उसके अंदर इमेज के अंदर क्या था जी? ये वाहिद एट्रीब्यूट है जो कॉमन है दो टैग्स में। कौन सा? टाइटल। मैं कह ये वाहिद एट्रीब्यूट है जो कॉमन है
आमतौर पर दो टैग्स में एक जैसे एट्रीब्यूट्स कम होते हैं, लेकिन ये कॉमन एट्रीब्यूट है इन दोनों में टाइटल का, कि हाइपरलिंक के ऊपर जब आप माउस रखोगे तो उसके ऊपर ये टाइटल भी नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह और मिल गई हमें कीवर्ड को मैनेज करने की, तो इसको भी हम यूज करें भाई। चलो खत्म हो गया जी एच रेफ। चेक करें सही लगा है कि नहीं लगा, कोई मिस्टेक तो नहीं शुरू में लाइन के। ठीक है, अब क्या करें, इसको बंद कर दें। कोई गलती इसमें है तो कोई निकाल ले, मुझे बता दे। बीच में उसे क्या बोलते हैं जो बीच में था? क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं हमने लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो आपको ये हाइपरलिंक नजर भी नहीं आएगा। ये हाइपरलिंक आपको नजर ही क्लिकेबल टेक्स्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, सो मैं यहां पर कर देता हूं, चलिए अब यहां पर कोई वेबसाइट दे देते हैं। ठीक है, ब्लैंक भी हो गया, क्लिकेबल टेक्स्ट रह गया था, तो यहां लिख लेते हैं हम जी geo.tv। सेव करें इसको और इसको एग्जीक्यूट करें। ये फर्स्ट क्लास हमारी, हाँ आ गया geo.tv। माउस रखें ऊपर, वही लिखा हुआ आ रहा है एसईओ एक्सपर्ट, टाइटल भी आ गया उसके ऊपर। ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, जो मैंने geo.tv टाइप किया है ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, और ये जो क्लिकेबल बन गया ये एंकर की वजह से बना है जी। नेक्स्ट पेज खुला, सो हाइपरलिंक भी हो गया। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम टैग को कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको अगले ही लेसन में शायद वेबसाइट का टास्क दूंगा कि अब आपने इस वेबसाइट में जाकर चेंजेस करनी है, और यहीं से हमारा फिर एसईओ स्टार्ट होगा। ये हमारा वो पार्ट है जिसमें आपको ग्रिप चाहिए। ये पहला पार्ट वो है जिसमें आपको HTML की ग्रिप चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपने देखा, मैंने कहा भाई टाइटल चेंज करना है, यही चीजें कही है ना मैंने पिछले 2-3 लेसन से, एक ही बात कर रहा हूँ कि टाइटल चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे, हेडिंग स्टाइल्स देखनी है, बोल्ड देखना है, स्ट्रॉन्ग देखना है, इमेजेस को देखना है, एंकर्स को देखना है। तो ये देखने के लिए हमें कोडिंग की जरूरत थी। अब आपने वेबसाइट में जाकर, आपको मैं एक वेबसाइट दूंगा, आपने उस वेबसाइट को अपनी मर्जी के मुताबिक जैसी वेबसाइट आप बनाना चाहें खुद बनाने उसकी, और जब मैं एसईओ सिखाऊं आप उसके ऊपर उसे इंप्लीमेंट करें, ताकि आप एसईओ प्रैक्टिकली सीख सकें, बजाय इसके कि सिर्फ मुझसे लेसन लें। जैसे आप HTML प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, इसी तरह एसईओ को भी फिर आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। हमारा बात शुरू होगी कीवर्ड रिसर्च से, तो इसका मतलब यह होगा कि आपने जो वेबसाइट सिलेक्ट की होगी अपने लिए, आप उसी के मुताबिक अपनी कीवर्ड रिसर्च करके 1-2 कीवर्ड्स बनाइएगा, और उन्हीं कीवर्ड्स को आप अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे। ठीक है।